हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाह भोपजी में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको 10वीं क्लास की जो गणित विषय है उसके जो आकृतियां हैं घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करते थे ये आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया है। आज आपके लिए घनाभ, बेलन और गोले से संबंधित कुछ और क्वेश्चन लेकर आते हैं जो बहुत ही रोचकपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है व्यास 3 मिलीमीटर वाला एक तांबे का तार है, वाले तांबे के तार को एक बेलनाकार छड़ के ऊपर लपेटेंगे। तार को 12 सेमी लंबी और व्यास है 10 सेंटीमीटर और 10 सेमी व्यास वाली बेलनाकार छड़ पर इस प्रकार लपेटा जाता है। इस व्यास 3 वाले तांबे के तार को क्या करते हैं, 12 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर व्यास वाली बेलनाकार छड़ के ऊपर पूर्णतः लपेटते हैं। लेकिन इस प्रकार से लपेटते हैं कि जैसे अंगुली के हम आप धागा लपेटो, लेकिन धागे के एक लपेटे के ऊपर दूसरा लपेटा नहीं आना चाहिए, बराबर बराबर बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। इस प्रकार से लपेटकर उस पूरी बेलनाकार छड़ को ढक लिया। इस प्रकार लपेटा जाता है कि बेलनाकार छड़ को पूर्णतः ढक लेता है। हमें क्या करना है, इस तार का आयतन और लंबाई ज्ञात करनी है। तार की लंबाई तथा द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और देखो द्रव्यमान ज्ञात करेंगे हम तो जो तांबे का तार है इस तार का घनत्व तो हमें पता होना चाहिए। तांबे का घनत्व का मतलब जितना स्थान घेरता है ठोस रूप में। तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 8.88 ग्राम प्रति घन सेमी है। ये मान लेते हैं तांबे का घनत्व 8.8 ग्राम, एक घन सेमी के अंदर 8.8 ग्राम तांबा आता है। तो कितने घन सेंटीमीटर इस तांबे का तार है उसका आयतन होगा, ये हम पहले ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो यहां पर ऐसे एक बेलनाकार तांबे की छड़ है। तांबे की छड़ क्या है, बेलनाकार छड़ है। ये तो कोई सी भी, उससे तो क्या मतलब हमें, क्योंकि हमें तो तांबे के तार का घनत्व, आयतन और तांबे के तार की लंबाई ज्ञात करनी है। लेकिन इसको लपेटा है किस पर, बेलनाकार छड़ के ऊपर एक कुंडली बनाकर इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया। इस प्रकार से लपेटा है कि बिल्कुल बराबर बराबर घेरे बन रहे हैं तांबे के तार के। अर्थात इसके ऊपर इस प्रकार से लपेट दिया। ऐसे चारों ओर ढक लिया इस बेलनाकार छड़ को तांबे के तार से लपेटकर। लेकिन ये जो लपेटे हैं ये एक के ऊपर एक नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल बराबर आपस में सटाकर इनको लगाया गया है। ऊपर नहीं है, लेकिन ये बेलनाकार जो छड़ है ये दिख नहीं रही है। तांबे के तार के जो लपेटे हैं, फेरे हैं, उनसे ये ढक गई पूर्णतः, अर्थात एक कुंडली के रूप में।
जैसे आप स्प्रिंग बनाते हो किसी तार को लेकर किसी छड़ के ऊपर लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ, फिर उस छड़ को तो निकाल लो और बच जाती क्या है स्प्रिंग, उस प्रकार से। लेकिन स्प्रिंग के तो अंदर फिर भी थोड़ी थोड़ी जगह होती है जिससे वो स्पंज होती है, जबकि यहाँ पर जो तांबे के तार के लपेटे गए हैं लपेटे, उनके बीच में ऐसे एक के ऊपर एक है, बराबर जगह नहीं है बीच में, बिल्कुल ढक लिया इसको पूर्णतः, तार दिख नहीं रहा है। इस प्रकार से ये आपस में इस ढक लिए गए, ऐसे बेलनाकार छड़ के चारों ओर इसको लपेट दिया। आ रहा है समझ में? अब हमें ये पता करना है कि ये तांबे का जो तार है ये कितना लंबा लपेटा, इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। अगर आप समझ नहीं पाओगे तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल नहीं कर पाओगे, बिना समझे नहीं आ पाएगा। देखो यहां पर इस बेलनाकार जो छड़ थी जिसके ऊपर ये तांबे के लपेटे लगाए गए हैं, इसका व्यास दे रखा है कितना, 10 सेमी, 10 सेमी व्यास है ये, व्यास बराबर 10 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगी 5 सेमी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं आपको यह बता दूं कि ये लपेटे कितने हैं, इन लपेटों की संख्या कितनी है, तो फिर हम क्या करें, एक लपेटे में कितना लंबा तार आता है उससे हम इनकी संख्या को गुणा कर देंगे। देखो इसकी लंबाई है बेलनाकार छड़ की, वो दे रखी है कितनी सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर लंबा है ये बेलनाकार छड़ 12 सेंटीमीटर ऊंची है, अर्थात इसकी h बराबर 12 सेमी है। देखो 12 सेंटीमीटर के अंदर ये लपेटे गए बिल्कुल आपस में सटाकर एक दूसरे के लगाकर। तो यहां पर ये तो एक नॉर्मल सी बात है, जैसे इस चौक के में चारों ओर एक तार लपेट, दूसरे एक लपेट आई, तो उस लपेटे की लंबाई कितनी होगी। किसी भी बेलनाकार छड़ के अगर हम चारों ओर एक तार बांध दे या धागा बांध ले, एक घेरा बना ले, तो वो कितना लंबा होगा, ये सोचो आप। इस हाथ के जैसे राखी बांधते हैं तो वो कितने लंबा धागा लें हम, उस धागे की लंबाई किस पर निर्भर करती है। देखा है ना, कोई भी राखी या कुछ भी हम धागा बांधते हैं हाथ के, तो वो कितना लंबा आएगा। किसी का मोटा हाथ है तो ज्यादा लंबे धागे की आवश्यकता पड़ेगी, किसी का पतला हाथ है छोटा हाथ है तो कम धागे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये निर्भर किस पर करता है, इसकी मोटाई पर। तो यहां पर भी जो बेलनाकार छड़ है इसकी मोटाई कितनी है, अर्थात इसके चारों ओर का माप कितना है, उतना ही तो लंबा तार आएगा ना, एक लपेटा उतना ही तो आएगा। तो ये निर्भर करता है किस पर, इसको उठाकर देखें तो इस वर्ताकार भाग की परिधि पर, अर्थात इसके चारों ओर का मतलब, बेलन के चारों ओर का मतलब माप कितना है, उसके आधार का परिमाप है। सोचो ये जो बेलना मुंह है ये वर्ताकार, इस वर्ताकार के रूप में तो तार लपेटा है ना हमने एक घेरा, तो यहां पर एक लपेटे का माप तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तांबे का तार जो लपेटा है इस बेलनाकार छड़ पे, उसमें एक लपेटे का माप है बेलन के आधार का परिमाप। परिमाप ज्यादा होगा तो लंबा तार आएगा, छोटा होगा तो छोटा कम तार लगेगा। तो ये तो परिमाप पर निर्भर करता है। जैसे इस हाथ के चारों ओर मुझे एक धागा बांधना है तो वो निर्भर करता है इस हाथ के चारों ओर के परिमाप कितनी लंबी है। आ रहा है समझ में? तो हम एक लपेटे का माप तो इसके चारों ओर जो इसका परिधि है वो निकाल लेंगे। त्रिज्या दी हुई है 2πr से हम इस वर्ताकार भाग की परिधि निकाल लेंगे। फिर उसको चाहिए यहां पर नापो, चाहिए यहां पर नापो, आप एक लपेटा, सब जगह बराबरी होगा। आ रहा है समझ में? तो हम तांबे के तार का एक लपेटा कितना लंबा है ये निकालने के लिए हम इस बेलन का आधार का परिमाप निकालेंगे, कुल मिलाकर इस वर्त का परिमाप निकाल लेंगे। क्योंकि बेलनाकार छड़ का जो आधार है वो वर्ताकार है, या चारों ओर का माप, चारों ओर अगर एक धागा लपेटे तो उसका परिमाप होता है, वर्त का परिमाप। तो 2πr से हम एक लपेटे का माप निकाल लेंगे। अब हमारे पास समस्या ये है कि इसके लपेटे कितने हैं, ये भी तो जरूरी है, क्योंकि एक ही तो थोड़े फेरे लगाया हमने, इसके पूरे को ढक दिया फेरे लगाकर। तो एक फेरे की माप तो निकालना यहां पर आसान है, लेकिन ये फेरे कितने हैं, अर्थात कितने लपेटे हैं, ये लपेटे कितने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन लपेटों की संख्या आ जाए तो हम इसके परिमाप से गुणा करके पूरी लंबाई निकाल लेंगे और वही आपकी लंबाई आ जाएगी, आंसर हो जाएगा।
तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे तब तक इसको हल नहीं कर पाओगे। आप एक फेरे का माप निकाल लो, अर्थात आप वर्त के बेलन के वर्ताकार भाग का परिमाप निकाल लो और परिमाप को गुणा कर दो इसके लपेटों की संख्या से। लेकिन हमारी अब समस्या ये है कि लपेटे कितने हैं, इसके चारों ओर कितने घेरे लगा दिए हमने, अर्थात स्प्रिंग के अंदर वो घेरे कितने हैं। जब आप कोई स्प्रिंग बनाते हो तो वो लपेटे आ रहे हैं ना ऐसे गोल गोल वर्ताकार भाग, वो कितने हैं ये भी तो पता करना जरूरी। जब तक उसका पता नहीं चलेगा तब तक हम गुणा किससे करेंगे परिमाप को। अब देखो आपको पता, अगर आप ये सोचो कि ये बेलनाकार छड़ अगर थोड़ी लंबी होती, ज्यादा और होती थोड़ी, तो ये फेरे ज्यादा आते या कम आते? ज्यादा आते। अगर ये थोड़ी छोटी होती तो ये फेरे कम आते। तो इसका मतलब ये कम आते या ज्यादा आते, ये किस पर निर्भर कर रहा है? इस बेलनाकार छड़ की लंबाई पर। ये जो बेलनाकार छड़ है जिस पर हमने लपेटा है, इसकी लंबाई के ऊपर ये फेरे निर्भर करते हैं। अगर ये लंबी ज्यादा होगी तो इस पर लपेटों की संख्या ज्यादा आएगी, और अगर ये इसकी लंबाई कम होगी तो लपेटों की संख्या कम आएगी। इसका मतलब लंबाई तो यहां पर दी हुई है, इस छड़ की लंबाई तो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता करना है कि एक लपेटा कितनी जगह रोकता है। इस छड़ के ऊपर अगर हम एक लपेट दें, एक बार फेरा बना दें, तो वो इस तांबे की छड़ की जो लंबाई उसको कितना घेर लेगी, कितनी जगह रोकेगी, ये किस पर निर्भर करता है? तांबे के तार की मोटाई पर। आ रहा है समझ? जितना तांबे का तार मोटा होगा, ज्यादा मोटा होगा, उतने लपेटे कम आएंगे, जल्दी जगह भर जाएगी। और अगर बारीक बारीक तार है तो लपेटे ज्यादा आएंगे। तो ये तांबे की तार की मोटाई पर निर्भर करता है। मोटाई आपके क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 3 mm। तो एक लपेटे में ये 3 mm की जगह रोकता है ऐसे। तो 12 सेंटीमीटर में कितने लपेटे आ जाएंगे जगह रोकने के लिए? तो हमें क्या करना है? 12 सेंटीमीटर के अंदर 3 mm का भाग देके लपेटों की संख्या ज्ञात करनी है, जो बहुत ही ईजी है। इसके ऊपर कितने लपेटे, कितने फेरे आए हैं, उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए आप 3 mm का भाग दो। ये mm है, वो सेमी है, या तो उसको भी mm में बदल लेना या इसको भी सेमी में बदल लेना, और फिर भाग देंगे तो लपेटों की संख्या आ जाएगी। और वो जो लपेटों की संख्या आएगी उसको इसके आधार के परिमाप से गुणा करते ही पूरे तार की लंबाई आ जाएगी। तार की लंबाई तो ऐसी आ जाएगी, बाकी आयतन बाद की बात है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम हल करते हैं। देखो, तार की मोटाई अर्थात व्यास, मोटाई का मतलब व्यास होता है, यह है 3 mm। आ रहा है समझ में? और बेलनाकार छड़ की लंबाई ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का मतलब इसको mm में, मिमी में बदलेंगे हम, तो 10 से गुणा कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिमियां होती हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 2 सेंटीमीटर में 20, ऐसे ही 12 में 120 हो जाएंगे। तो इसको 12 से 10 को गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा mm। तो कुल लंबाई हो गई इसकी कितनी? 120 mm इस बेलनाकार छड़ की लंबाई है। ये जो मोटी बेलनाकार छड़ है इसकी लंबाई कितनी है? 120 mm या 12 सेंटीमीटर, जो आपका फुट आता है ना, लगभग उतना लंबाई बेलन है। अब आपको पता करना है कि देखो, एक लपेटा 3 mm की जगह रोक रहा है, यहां पर एक लपेटते 3 mm की जगह रुक गई, फिर 3 mm की जगह, फिर 3 mm, अर्थात प्रत्येक लपेटे में 3 mm जगह बेलनाकार छड़ की रुक रही है। तो ये कितने लपेटे हैं, है सोचने वाली बात। अर्थात आप 3 का भाग दे दो किसके अंदर? 120 mm में, उतने आएंगे। जैसे कहने का मतलब एक लपेटा ये है, ये 3 mm की जगह रोक रहा है, फिर एक 3 mm की जगह 3 mm, प्रत्येक में 3 mm की जगह रुक रही है, तो पूरी 120 mm में कितने आ जाएंगे? तो सीधे भाग दे दो, बस नॉर्मल सी बात हुई। तो यहां पर देखो, बेलनाकार छड़ पर लपेटों की संख्या या फेरों की संख्या, लपेटों या इसको फेरे भी बोलते हैं, चारों ओर फेरा लगाना, लपेटों या फेरों की संख्या बराबर छड़ की लंबाई बटे हुए तार की मोटाई। छड़ की लंबाई बटे हुए तार की मोटाई, मोटाई जितनी जगह रोकेगा। छड़ की लंबाई है 120 mm और एक तार का फेरा लपेटा जगह रोकता है कितनी? 3 mm।
तो 300 की 12, 40 फेरे आ गए कुल मिला के। कितने? अतः छड़ पर कुल 40 लपेटे, क्योंकि 120 में 3 का भाग देंगे तो 300 की 12 40 हो जाएगा। या यहां पर लिख देते हैं, ये लो 40 लपेटे, mm से mm कट गया, या फेरे। तो छड़ पर कुल 40 लपेटे लगेंगे या फेरे लगेंगे। अब हमें यह पता करना है कि एक लपेटे की लंबाई कितनी है। अगर एक लपेटे की लंबाई हमें मिल जाती है तो 40 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 40 की पूरी लंबाई हो जाएगी। कहने का मतलब जैसे चूड़ी पहनते हैं हाथ के अंदर, तो एक चूड़ी की लंबाई कितनी है वो हमें पता करना है। ऐसी 40 चूड़ी की डेरी बना दी, एक बेलनाकार छड़ के ऊपर लगा दिए, 3 mm की जगह रुक रही है, रोक रही है एक चूड़ी, तो ऐसे 40 चूड़ियां हैं, 40 की कुल लंबाई कितनी होगी? तो आप एक की लंबाई याद करके क्या कर लो? 40 से गुणा कर दो, नॉर्मल सी बात है। अब एक चूड़ी की लंबाई का मतलब इस बेलन का परिमाप, आधार का परिमाप। इतनी लंबी चूड़ी तो लग सकती है इसके। अगर छोटी रहेगी तो इसके ऊपर आ नहीं पाएगी, बड़ी रहेगी तो फिर इसके ऊपर चिपक नहीं पाएगी अच्छी तरह से। आ रहा है समझ में? तो कुल मिला के बेलन के आधार का जो परिमाप है वही एक फेरे की लंबाई है। तो देखो, एक लपेटे की लंबाई बराबर बेलनाकार छड़, बेलनाकार छड़ के आधार का परिमाप, आधार का परिमाप के बराबर होगी ये। और बेलनाकार छड़ के आधार का परिमाप बराबर वर्त का परिमाप, या सीधा ही है 2 पाई r। 2 पाई r जितनी लंबाई होगी एक फेरे की, तो हम वो माप ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहां पर 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r, त्रिज्या किसकी? बेलन की। कितनी है? 5 सेमी। तो ये 5 सेमी आ गई इसकी त्रिज्या, बराबर 22 दूना 44, 44 को 5 से गुणा करते हैं तो 220 हो जाएगा। 5 का 20 और 2 22, 220/7 और ये सेंटीमीटर। ये है एक लपेटे की माप। एक लपेटे में इतनी लंबाई है। ऐसे हमारे पास इतनी माप है, कितने लपेटे आ गए उसके ऊपर? पूरे कितने हैं? 40। 40 निकाले, 40 से आप गुणा कर दो, तो ऐसे 40 लपेटों की कुल लंबाई बराबर, यहां पर देखिए 40 गुणा 220/7 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में? सेंटीमीटर में माप आएगा, क्योंकि ये सेमी में माप, तो परिमाप सेमी में। इससे गुणा करते हैं हम, तो ये 2 जीरो लगा देते हैं, ये 2 जीरो, और 22 को 4 से गुणा करते हैं तो 22 चौक 88/7 सेमी। ये तो आ गई तार की लंबाई। कुल तार की लंबाई कितनी है? इतनी। इतना लंबा तार है जो बेलनाकार है, तार भी बेलनाकार है। आ रहा है समझ में? या 7 का भाग देना चाहो तो 7 का भाग दे दो। 7 एकम 7, बचा एक हो गया 18, 7 दूने 14, बचा 4 हो गया 40, 7 पंजे 35, 5 बचा हो गया 50, 7 7 49, 1 बचा, 7 7 49, 1 बचा पॉइंट, तो 1 10 बन गया। 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 30 हो गया। 7 चौक 28 लगभग, क्योंकि पूरा पूरा तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव प्रसार अशांत है। ये सेमी लगभग। तो ये तो आ गया फर्स्ट आंसर आपका। क्या? तार की लंबाई ज्ञात करनी थी। तार की लंबाई आ गई 1257.144 सेमी। अगर इसको चाहो तो मीटर में भी बदल सकते हो। मीटर, सेमी को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग दे दो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो चलो मीटर में बदल लेते हैं। देखो यहां पर बराबर 1257.14/100 करते ही वो सेमी क्या बन जाएगा? मीटर। तो हो गया 2 अंक छोड़ के और दशमलव आ जाएगा इधर, तो ये हो गया 12.5714 मीटर, या 12.58 कर लो लगभग, इसको बढ़ा सकते हैं, या यही माप है मीटर
लगभग। यह है तार की लंबाई। तार की लंबाई होगी, क्योंकि बड़ा माप है सेंटीमीटर में दर्शाना ठीक नहीं, इसको मीटर में बदलना चाहिए। अगर ये और भी बड़ा माप हो तो फिर किलोमीटर में दर्शाते हैं, लेकिन तार ज्यादातर जो केबल तार होते हैं उनकी लंबाई मीटर में ही मापते हैं, तो आप मीटर में माप लो। तार की लंबाई बराबर 12.5714 मीटर लगभग, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस तार का आयतन ज्ञात करना है। द्रव्यमान का मतलब आयतन, आयतन का मतलब तार का आयतन, तार का आयतन। तार कैसा है, कैसा है तार, जैसे अंगुली को ऐसे लंबी कर दो, कैसा होगा, बेलनाकार। तार बेलनाकार होता है, और उस बेलन की लंबाई हमारे पास आ गई, ये रही लंबाई, और मोटाई दे रखी है तार की कितनी, 3 mm, और तार व्यास है वो मोटाई है, तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको आधा कर देंगे, जिससे उसका आयतन आ जाएगा। लेकिन ये सेंटीमीटर में, वो mm में, दोनों को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ये ध्यान रखना है। कुल मिला के ये तार इस प्रकार से है, जो 12 मीटर के आसपास है। आ रहा है समझ में, जो पहले पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, इस प्रकार से तार मान लेते हैं ये 12.58 के मीटर के आसपास लगभग आपका तार है, बेलनाकार है। इस बेलन का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी लंबाई और साथ में त्रिज्या चाहिए। देखो मोटाई है इसकी, मोटाई बराबर 3 mm, 3 मिलीमीटर, जबकि आपके जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में, तो इसके अंदर हम 10 का भाग देके सेंटीमीटर में बदल लेते हैं इसको। पहले 2 का भाग देंगे तब आएगी त्रिज्या, तो R बराबर हो गई 3/2 mm। ध्यान देना, बहुत ही बारीक तार है, और सेमी में बदलना चाहिए तो 10 का भाग और देंगे इसके अंदर। आ रहा है समझ में, तो R बराबर 3/2 गुणा 10, ये आ गया सेमी। ये है तार की त्रिज्या, बेलनाकार। इस बेलनाकार तार की क्या है, ये त्रिज्या है। यहां पर जो त्रिज्या है, बहुत ही बारीक तार है, उसकी है 3/20, 3/20 सेंटीमीटर तार की वो त्रिज्या है। बेलनाकार तार है, माप बहुत ही छोटा है। इस तार का आयतन ज्ञात करेंगे तो बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, और बेलन का आयतन होता है πr²h। πr² का फॉर्मूला लगाकर हम यहां पर आयतन ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या हमारे पास है 3/20, और h का मतलब तार की लंबाई, लंबाई जो भी अभी हमने ज्ञात की है, ये ले लो, चाहे यहां से ले लो, चाहे मीटर में, तो हमारे पास है, हमारे पास सेंटीमीटर में माप है ये, तो हम सेंटीमीटर वाला ये ले लेंगे, जिसके अंदर पाई आएगा तो उससे वो 7 कट भी जाएगा। अब देखो बेलनाकार तार का आयतन बराबर πr²h, बेलन का आयतन πr²h। यहां पर माप रखते हैं, पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 3/20। ध्यान रखना है 3/20, क्योंकि वो 3 मोटाई थी, व्यास था, व्यास में 2 का भाग दिया तब तो वो त्रिज्या बनी, और 10 का भाग दिया तब मिमी सेमी में कन्वर्ट हुई। आ रहा है समझ में, तो हम 3/20 गुणा 3/20, ये r² कर दिया, और गुणा h यहां से ये ले लेते हैं, ये ले लो, चाहिए ये ले लो, तो हल करना पड़ेगा हमें, ये ले लेते हैं, ये है, या फिर 7 का भाग देना ही नहीं पड़ेगा, ये ले लेते हैं ना, क्योंकि कट तो रहा नहीं है 7, तो ये माप ले लो आप 1257.144, और ये सेमी क्यूब हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब इसको सरल करना है, काटना है, तो देखो उसके बाद इसको द्रव्यमान में जब बदलेंगे, भार में, वजन में, तो इसका जो तांबे का घनत्व होता है 8.88, उससे और गुणा करना पड़ेगा, तब वो किस में आ जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, भार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसको सरल करेंगे पहले, तो देखो गुणा करते हैं, 3 3 9, 9 को 22 से गुणा कर लेते हैं, तो 9 दूने 18, 3 3 9 को 22 से करें तो 18, और 1 19, 22 9 198, 22 9 198, और गुणा 1257.14, और बटे में है
200, 400, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400, 400 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 2800, कितना हो जाएगा 2800। देखो यहां पर 20 को 20 से, 20 का वर्ग होता है 400, 4 का मतलब 7 से गुणा करेंगे तो 28 और 2 जीरो लगा देंगे तो 2800, ये सेमी क्यूब। अब 2800 में भी बहुत ही आसान है, ये दो जीरो उठाने का मतलब तो 2 अंक दशमलव आप लगा देना इधर किसका के, और चाहो तो इनको काट सकते हो, जैसे 4 से काट के देखो 4 से 16, 4 से कट रहा है ये, तो इसको 4 से काट लेते हैं, पहले 4 से डिवाइडेशन कर लेते हैं। 4 चौके 16, बचा कितना, सही 4 का भाग नहीं जा रहा है, 2 से ही कटेगा, 2 से काट लेते हैं, आधा कर लेते हैं। दुन्नाम 18, बचा एक हो गया 18, दुन्नाम 18, तो ये तो हो गया 99 और नीचे काटते हैं हम 2800 का आधा 1400, ये 1400 और गुणा है 1257.14 सेमी क्यूब। आ रहा है समझ में? अब 99 से गुणा करेंगे इसको, 99 से गुणा करना बहुत ही आसान है, एक यूनियन पूर्वेण से वेदिगणित से हम कर लेंगे। तो यहां पर देखो कितना है 1257.14, ये 1257.14 दशमलव बाद में लगा लेंगे, इसको 99 से गुणा करना है तो इसमें से 1 घटा देंगे, 1 2 5 7 1 और 3, 99 को भी उतार लेंगे और ये इसमें से घटा देंगे, ये 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 3 में 7 नहीं जाता तो 13 के अंदर 7 गया तो 6, 10, 10 में 5 गया तो 5 और 6 में 2 गया तो 4 और 5 में 1 गया तो 4, 2 और 1 दशमलव लगाना है 2 अंक छोड़ के। ये 99 से गुणा हो गया, तुम सही ढंग से गुणा कर लेना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, गुणा गलत हो सकता है। तो यहां पर देखो अब 99 से गुणा करने पर आया है 1 2 4 4 5 6.86 और बटे में 1400 है, 1400 का मतलब ये दशमलव में हटाकर 2 अंक और आगे किसका देता हूं, फिर 14 बचेगा, तो इसको यहां पर से लगाकर 2 अंक और इधर ले आता हूं, जिससे नीचे 14 रहेगा, क्योंकि 1400 100 का भाग लग गया, दशमलव इधर आ गया, ये सेमी क्यूब। अब 14 का भाग देना बहुत ही आसान है, 14 का भाग देते हैं तो 124 में 14 पंजे 70, 14 छीके 84, 14 स्थान 98, 14 अंटे 112 और 14 नम में 126 होता है, तो 8 बार जाएगा, 14 अंटे 112, बचेगा कितना 12 हो गया 124, फिर से 124 हो गया, 14 अंटे 112, फिर बचेगा 12, उतारा दशमलव वाला 5 तो हो गया 125, 14 अंटे 112, 13 बचा हो गया 126, 14 अंटे 126, 36, यस 14 90 126 था 36, 10 बचा हो गया 108, 14 पंजे 70, 14 स्थान 98, 7 लगभग, क्योंकि पूरा पूरा मान तो आ नहीं रहा है, इसको 8 करें इसको 9 करें तो इसको 9 ही कर लेते हैं हम, 8 8 ये इसके बराबरी आ रहा है, इसके घनत्व के बराबरी, ऐसा ही माप आ रहा है, कैसा भी है उससे में क्या मतलब है, हमें तो गुणा करना है। ये आ गया सेमी क्यूब लगभग। अब इसको बाहर में कन्वर्ट करना है तो हमें 8.88 से इसको गुणा करना होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये 8.89 है, इसको भी 8 कर लेते हैं, जिससे कि हमें वर्ग करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंकों के दशमलव में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लगभग बहुत कम मान, ये भी लगभग है, तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं 88.88 या 9 कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसको 9 बना लो, ये 9 10 हो जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, तो 8 की जगह यहां पर 9 कर लो, क्योंकि वो तो गुणा तो हमें करना है, वर्ग में भी गुणा तो करना है। और सेमी क्यूब लगभग। अब देखो भार बराबर, भार के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसके द्रव्यमान घनत्व जो है उससे गुणा कर देंगे, तो ये 88.9 गुणा 8.88 ये बन जाएगा ग्राम
ग्राम में आ गया। अब हमारा काम है यहाँ पर इसको गुणा करना। तो ये तो हमारा काम क्या है, तुम्हारा काम है, गुणा तुम्हें करना है। फिर भी मैं यहाँ पर गुणा करने की कोशिश करता हूँ, कर लेते हैं। किसको गुणा करना है, 88.9 अर्थात 889। इसको गुणा करना है 8 से, ये 8 से। तो यहाँ पर विनकुलम प्रयोग करके गुणा कर लेते हैं। अर्थात 10 में से घटाया माइनस का 1, 9 में से घटाया माइनस का 1, 9 में से घटाया माइनस का 1 और 1 बढ़ा दिया, माइनस का 2 और ये माइनस का 1 और यहाँ पर 1। ये गुणा करना है हमें। देखो कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 1 4, 1 माइनस का और 2 माइनस का 3, माइनस का 3 में 2 करेंगे कम तो माइनस का 1। आगे देखो माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1 तो माइनस का 1 और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1। कन्वर्ट करते हैं इसको, 2 3 4, 10 में से घटाएंगे 9, 9 में से घटाएंगे 8, 7, इसको कम कर देंगे तो ये गुणनफल आ गया। यहां पर देखो ये है 7 8 9 4 3 2, 10 मतलब लगाना है हमें कितने अंक छोड़कर, 1 और 2 3 अंक छोड़कर, 1 2 3, ये ग्राम 789.432 ग्राम। कहने का मतलब 1 किलो तो नहीं है, 1.25 किलो के आसपास, उसे थोड़ा सा ज्यादा है। यही आ रहा है तुम्हारे गुणनफल। बाकी हो सकता है गुणा में कोई मिस्टेक हो तो तुम तुम्हारे हिसाब से गुणा और कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में वैदिक गणित से गुणा किया है, थोड़ा सा मान चेंज हो सकता है। बाकी गुणा तो आपको करना आता ही है, आप आसानी से कर लेना। अतः तार का भार, तार का द्रव्यमान या भार, द्रव्यमान ज्ञात करने का मतलब भार, तार का भार बराबर 790 मान लो चाहे से, लेकिन जो वहां पर बोल देता हूं मैं तो 789.432 ग्राम है। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिला के गुणा भाग वाला काम जो जटिल है वो तो आपको करना ही करना है, बाकी क्वेश्चन समझना ये जरूरी है। जो मेरा काम है मैं आपको समझा देता हूं। देखो ऐसे एक तांबे का तार है बारीक, उस तांबे के तार को हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार छड़ के ऊपर लपेटेंगे। इस प्रकार से लपेटेंगे कि लपेटते लपेटते इसको पूरा ढक लेंगे, न ऊपर लपेटा आना चाहिए और नई जगह छूटनी चाहिए दो लपेटों के बीच में। इस प्रकार से पूरा ढक लिया। अब ये जो तार है वो 3 mm मोटा है, जबकि ये छड़ थी बेलनाकार इस पर हमने ये लपेटा है तार, वो 12 सेंटीमीटर लंबी थी और त्रिज्या थी अर्थात 5 सेंटीमीटर, व्यास था 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। हमें यह पता करना है कि इसके ऊपर कितना लंबा तार लपेट दिया। अब ये तार लपेटा है, उसके लिए हमें जरूरी है कि एक लपेटे के अंदर कितना लंबा तार लगता है। तो आपको पता है कि बेलन का जो आधार का परिमाप उतने के बराबर तार की लंबाई होगी एक लपेटे की। तो हम 2πr का फॉर्मूला लगा के एक लपेटे की लंबाई निकाल लेंगे। उसके बाद हमारी समस्या आती है कि इस बेलनाकार छड़ के ऊपर कितने लपेटे आए, कितने फेरे आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3 mm की मोटाई के रूप में जगह रोक रही है इस छड़ पर, हर जगह 3 mm, जितने भी लपेटे आ रहे हैं वो सब 3-3 mm की जगह रोक रहे हैं। तो 12 सेंटीमीटर की जगह रोकने के लिए कितने लपेटे की आवश्यकता होगी, कितने लपेटे होंगे। तो हम 12 सेंटीमीटर का मतलब 120 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर के अंदर 3 मिलीमीटर का भाग देते हैं तो कुल मिला के 40 आता है। तो यहाँ पर 40 वर्ताकार रूप में तांबे के तार लपेट दिए। तो ये 40 जो फेरे बने हैं इसके ऊपर जो रिंग बनी है, उन 40 लपेटों की कुल लंबाई कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 40 को एक फेरे की जो परिधि है लंबाई उससे गुणा कर देंगे 2πr से। 2πr से माप निकालते हैं तो हमारे पास माप आता है 8800/7 सेंटीमीटर। इसको सॉरी कितना आता है 220/7 सेंटीमीटर। इसको हम 40 लपेटों की संख्या से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8800/7 सेंटीमीटर। 40 से गुणा करते ही यह आ गई तांबे के तार की पूरी लंबाई जो लगभग है, ये लंबाई हो गई, आपका आंसर भी हो गया। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो हम 100 का भाग दे देंगे और दशमलव यहाँ से 2 अंक और किसका देंगे तो ये 12.57 मीटर अर्थात 12.5 मीटर के आसपास आपका तांबे का तार हो जाएगा। अब हमें इस तांबे के तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तांबे का या किसका भी हो, तांबे का ही दे रखा है, तांबे का तार है, इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी वो तो हमारे पास आ गई 12.57 मीटर। लेकिन इसका कुल आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, इसके लिए हमें ज्ञात करना है इस बेलनाकार तार का आयतन। और बेलन का आयतन होता है πr² h। πr² h से हम इस
तांबे के तार की लंबाई ज्ञात करेंगे, पाई का मान 22/7 और स्क्वायर त्रिज्या का वर्ग है तो 3/20 3/20। क्यों? क्योंकि तांबे के तार की मोटाई थी कितनी 3 mm, तो त्रिज्या हो गई 3/2 mm और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10 का भाग और दिया तो ये 3/20 हो गई। 3/20 सेंटीमीटर त्रिज्या की जगह रखेंगे 3/20 और लंबाई है तार की लंबाई कितनी 1257.14 सेंटीमीटर या मीटर। सेंटीमीटर में माप इसलिए हम सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि ये तो मीटर में था, जबकि बाकी माप सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं, तो सेमी वाला माप हम यही रख लेते हैं यहाँ पर। इसको सरल करेंगे, आप ध्यान से गुणा करना, तो गुणा करने पर ये मान आएगा यहाँ पर जो मैंने गुणा किया है वो 88.897 सेंटीमीटर लगभग, ये लगभग माप है। ये आ गया इसका आयतन घन सेमी। अब क्वेश्चन के अंदर दिया है कि तांबे का घनत्व होता है 8.88 घन मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, 8.8 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो उसको हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे क्योंकि हमारे पास माप भी घन सेंटीमीटर में है और ये घनत्व भी घन सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल आ जाएगा 789.432 ग्राम लगभग, या आप जो गुणा करोगे उसके अनुसार वो आ जाएगा जो भी सही होगा इस प्रकार से। तो ये आपका ग्राम में आ गया। अगर आप इसको किलोग्राम में बदलना चाहो तो 1000 का भाग दे दो, लेकिन ये 1 किलो ही नहीं है इसलिए आप ग्राम में रहने दो। तो ये 789.432 ग्राम इस तांबे के तार का भार आ जाएगा। तो समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो आप आराम से इसको समझकर इसको घर पे एक बार हल करने की कोशिश करना, फिर अच्छी तरह से आ जाएगा। तो मिटान दो इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है, एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर एक गहरी नहर है। उस नहर के पानी को हम ले जा रहे हैं कहां पर, एक खेत के अंदर। एक आयताकार खेत है, उसके अंदर सिंचाई करने के लिए उस पानी को ले जा रहे हैं। अब उस खेत के अंदर 8 सेंटीमीटर तक की सिंचाई करनी है, ऊंचाई तक पानी भरना है। तो आपको बताना है कि ये कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर देगी, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। अर्थात क्षेत्रफल का मतलब आयत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल तो आयताकार होता है खेत, जबकि उसकी ऊंचाई हो जाती है तो वो घनाभ के रूप में बन जाता है। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले हमें ये पता करना है कि इस 8 सेंटीमीटर पानी भरते ही उसका आयतन कितना हो जाता है, उस खेत का आयतन कितना होगा। उस आयतन से हम फिर लंबाई इंटू चौड़ाई निकाल लेंगे, क्योंकि ऊंचाई तो 8 सेंटीमीटर दी हुई है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि खेत में पानी का आयतन कितना है। अब वो पानी का जो आयतन है वो नहर से जो पानी आ रहा है उसके आयतन के बराबर होगा। अब नहर में कितना पानी आ रहा है उसके लिए हमें घनाभ का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो क्वेश्चन है 6 मीटर चौड़ी तथा 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। 10 किलोमीटर से मान लो, 30 तो मिनट तक बह रहा है। पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 10 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर बहकर आ जाता है पानी। 6 मीटर चौड़ी तथा 1.5 मीटर गहरी एक नहर के अंदर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। यह नहर 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी। 30 मिनट के अंदर ये कितने आयताकार खेत की सिंचाई करेगी, या क्षेत्रफल उसका 30 मिनट में कितने आयताकार खेत की क्षेत्र, तो आयताकार ही होता है खेत, रहने देते हैं, आयताकार क्या लिखेंगे। 30 मिनट के अंदर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी, जबकि सिंचाई के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है ऊंचाई की, सिंचाई के लिए 8 सेमी
गहरे पानी की आवश्यकता होती है, गहरे पानी की आवश्यकता होती है। देखो यहां पर नहर है कैसी, घनाभ के आकार की। क्यों? क्योंकि 6 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर गहरी है, तो फिर लंबाई के रूप में पानी आ रहा है उसका, तो एक घनाभ के आकार की आकृति बन जाएगी। उस नहर के पानी को ले जा रहे हैं एक खेत के अंदर, उस खेत के अंदर हमें पानी ले जाकर भरना है, बड़ा खेत है, उसके अंदर पानी 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर जाएगा। तो हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितना क्षेत्रफल है जिससे कि 8 सेंटीमीटर पानी उसमें भर जाएगा। तो देखो यहाँ पर हल करते हैं, पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि ये आपका आयताकार एक खेत था, ये एक आयताकार क्या है, खेत है जिसके अंदर हमें सिंचाई करनी है। इस खेत के अंदर पानी ला रहे हैं किससे, नहर से। ऐसे एक घनाभ के आकार की नहर है, मान लेते हैं ये नहर है। ऐसे मान लेते हैं ये इस नहर में से पानी बह रहा है, ऐसे घनाभ के आकार की नहर है, इधर से भी ये खूब लंबी है। लेकिन हमें ये पता करना है कि इस नहर में कितने आयतन के बराबर पानी आ गया, बहकर आ गया, किसमें, इस खेत में, ये जरूरी है। और इसके लिए हमें पता करना है, देखो इस नहर की गहराई और चौड़ाई तो दे रखी है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कितनी लंबाई के रूप में पानी को भरकर इस खेत में ला रही है, तो हम इस नहर के पानी का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये इस प्रकार से पानी आगे बह रहा है और जा रहा है किसमें, इस खेत के अंदर ये सिंचाई के लिए पानी जा रहा है। मान लेते हैं पूरा का पूरा पानी इस खेत में आ गया। इस खेत में जब पानी भर जाएगा तो इस खेत की आकृति कैसी हो जाएगी, घनाभ के आकार की, क्योंकि जैसे ही आयताकार खेत में पानी भरेगा तो ऊंचाई हो जाएगी उसकी, तो वे घनाभ के आकार में बन जाएगा ऊंचाई होते ही। अगर आप आयत की ऊंचाई बना दो तो वो आयत बन जाता है क्या, एक घनाभ बन जाता है। तो मान लेते हैं ये खेत है, इस प्रकार से ये ऊंचा हो गया पानी भरते ही। ऐसे इस खेत के अंदर पानी भर दिया। इस नहर में जितना पानी है आया है वही खेत के अंदर गया है। इसका मतलब नहर के पानी का आयतन बराबर खेत के पानी का आयतन। हमें यह पता चल जाएगा कि इस खेत के अंदर कितना पानी आया है, तो उस आयतन से हम इसकी ऊंचाई सहायता लेकर क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस नहर के पानी का आयतन कितना है। देखो नहर की जो चौड़ाई है वो है कितनी, 6 मीटर और ऊंचाई है 1.5 मीटर। कैसे मान लो, ऐसे ऊंचाई मान लो तो ये ऊंचाई हो गई 1.5 मीटर और चौड़ाई कितनी है, दे रखिए 6 मीटर चौड़ाई है। यहां पर लिख देते हैं नहर की चौड़ाई बराबर 6 मीटर और ऊंचाई या गहराई एक ही बात है, ऊंचाई कह दो, ऊंचाई है कितनी 1.5 मीटर। लंबाई ज्ञात करनी है हमें कि कितनी लंबाई होगी, कितनी लंबाई की नहर का पानी इस खेत में आ गया। तो वो लंबाई हम इसकी जो स्पीड है, पानी के बहने की चाल है, उसके हिसाब से ज्ञात करेंगे। देखो इस नहर के अंदर 1 घंटे में कितनी दूर का पानी आकर चला जाता है। अगर ये 1 घंटे तक चली होती नहर, खोल देते इसको 1 घंटे तक, तो इस घनाभ के आकार का जो पानी है वो इस खेत में आता कितना, 10 किलोमीटर लंबा। इसको 10 किलोमीटर लंबी नहर बना ले, उस पानी को हम उड़ेले लाकर किसमें, इस खेत में, तो वो 1 घंटे के बराबर जो नहर चली है उसके बराबर आयतन हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये नहर सिर्फ कितनी देर तक चली है, 30 मिनट तक। तो आपको पता है कि 1 घंटे में 10 मीटर लंबी नहर बन जाती है,
तो 30 मिनट के अंदर कितनी बनेगी? 5 मीटर बनेगी, सॉरी 5 किलोमीटर ही बनेगी, क्योंकि 10 किलोमीटर लंबाई इसकी 1 घंटे में बनती है। अगर इस नहर को ऐसे कैसे खोल दें तो 1 घंटे के अंदर कितनी लंबी दूर चली जाएगी घनाभ के आकार के रूप में? 10 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? 10 किलोमीटर लंबी बन जाएगी, अर्थात 10 किलोमीटर लंबी नहर जितना पानी इसमें से निकल जाएगा घनाभ के रूप में। लेकिन ये चली कितनी देर है, इसको खोला कितनी देर है? 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितनी लंबाई जितना पानी लाएगी? 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर 1 घंटे में लाती है, तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आधे घंटे के अंदर 5 किलोमीटर लाएगी। तो यहां पर देखो नहर की लंबाई बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक आधा घंटा का मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आप क्या कर दो? आधे घंटे से गुणा कर दो, आधे घंटे से, तो घंटे से ये कट जाएगा और 10 में 2 का भाग गया तो कितना? 5 किलोमीटर। ये नहर 5 किलोमीटर लंबाई जितना पानी इस खेत में ले आएगी। तो ये 5 किलोमीटर। अब ये सारे माप मीटर में, तो 5 किलोमीटर को हम क्या कर देते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से गुणा करेंगे तो 5000 मीटर लंबी हो जाएगी। कुल मिला के 5000 मीटर लंबी नहर जितना पानी इस खेत में आ जाएगा। चाहे 5000 मीटर लंबी कर दो या आधे घंटे तक खोल दो, आधे घंटे तक इसको चालू कर देंगे तो 5000 मीटर लंबाई जितना पानी है वो इसके अंदर चला जाएगा। तो कुल मिला के आप यही मान लो कि एक घनाभ के आकार की जो नहर है उसकी लंबाई 5000 मीटर है और चौड़ाई है कितनी? 6 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। ये पूरी पानी की भरी हुई है। इस पानी को हमें लेकर आना है किसके अंदर? खेत के अंदर। तो वही खेत के पानी का आयतन हो जाएगा। तो आप खेत के पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या कर दो? नहर के पानी का आयतन ज्ञात कर लो। तो यहां पर देखो नहर के पानी का आयतन बराबर खेत में भरे पानी का आयतन, खेत में भरे या सिंचाई किए पानी का आयतन, खेत में भरे पानी का आयतन बराबर होगा, क्योंकि जो नहर में से पानी निकल कर आया है वही किस में आया है? खेत में आया है। तो ज्यादा कम तो हो नहीं सकता, जितना का जितना पानी इसमें लाए हैं वही रहेगा। तो यहां पर नहर और खेत के पानी का, सिंचाई का जो पानी है उसका आयतन बराबर होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि नहर कैसी है जिससे कि हम इसका आयतन निकाल सके। नहर है घनाभ के आकार की, तो नहर के पानी का आयतन हो जाएगा LBH। और खेत कैसा है? खेत के पानी का आयतन भी क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि यहां पर अंग्रेजी में लिख रहे हैं, यहां पर हिंदी में लिख देते हैं, क्योंकि सारे माप समान तो है नहीं। तो ये LBH ऐसे ही कर लेते हैं, LBH अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये लो ऐसे। अब यहां पर देखो क्या क्या माप दे रखा है। नहर की लंबाई हमने निकाल ली 5000 मीटर, तो ये 5000 मीटर गुणा चौड़ाई, बिट्स चौड़ाई कितनी दे रखी है? 6 मीटर, तो ये 6 मीटर गुणा ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। मीटर मीटर 3 जगह गुणा होगा तो मीटर क्यूब। इधर आते हैं हम खेत के क्षेत्रफल में। तो खेत में लंबाई इंटू चौड़ाई तो नहीं दे रखी, इसको लंबाई इंटू चौड़ाई रहने देते हैं। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो इसकी दे रखी है कितनी? 8 सेमी। ये ध्यान देना है, ये माप मीटर में है, वो किस में है? सेमी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 सेमी को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है और सेमी को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां पर हम ऐसे कर लेते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा 8/100 क्या बन जाएगा? ये मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और ये माप इस साइड में कर लेते हैं, ये है गुणा कर लेते हैं 56 30 और आगे 3 0, 1 2 और 3 और गुणा 1.5 मीटर क्यूब। अब ये 8/100 इधर आएगा, तो गुणा से भाग अर्थात 100 का भाग लग रहा है गुणा हो जाएगा, और 8 का भाग लग रहा है तो 8 से गुणा हो रहा है तो भाग में लग जाएगा इधर। इधर देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई किसकी? खेत की। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर इधर है 3000 के आगे 1 0, तो गुणा 1.5 मीटर क्यूब और बटेवे 100 भाग से आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में आ जाएगा इधर, ये 100 से गुणा
और 8 गुणा हो रहा है ऊपर है तो ये हो जाएगा नीचे, और ये मीटर भी ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और ये मीटर क्यूब। अब देखो 100 से गुणा करेंगे और 8 का भाग देंगे, तो यहां पर देखिए 100 से गुणा करने का मतलब इसके 2 जीरो लगा दो, तो ये 30 के आगे 3 जीरो और ये 2 जीरो 100 से गुणा होने की, और गुणा 1.5 मीटर क्यूब, अर्थात 2 2 4 और 2 6 जीरो हो गए, 2 2 4 और 2 6 3 के आगे, और बटे हुए 8 मीटर से मीटर काट देंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इधर है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये ध्यान रखना, अर्थात खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब, तो खेत की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 8 का भाग देते हैं इसके अंदर, 8 एकम 8, 8 × 24, 8 × 24 बचा 6, हो गया कितना 60, 8 7 56, 8 7 56, बचा कितना 4, हो गया कितना 40, 8 पंजे 40, और आगे बच गई 3 जीरो, तो ये 1 2 और 3, और गुणा 1.5 मीटर क्यूब में मीटर कट जाएगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम 1.5 से इसको गुणा कर लेते हैं, तो खेत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब है खेत का क्षेत्रफल, तो आ रहा है समझ में, लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब क्या होता है क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, तो ये खेत का क्षेत्रफल बराबर, तो यहां पर नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। यहां पर देखिए इस जगह को हम काम में ले लेते हैं, सिर्फ गुणा करना है बस, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर, लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर इसको गुणा करते हैं, अर्थात 15 से गुणा कर लेते हैं, फिर दशमलव लगा देंगे, तो 3 जीरो तो ऐसे कैसे लगा दो, ये 1 2 और 3, 15 5 75, 75 का 5 हासिल की 7, और 15 स्थान 105 और 7 112, 112 का 2 हासिल की 10, 112 11 हासिल की 11, और 15 × 45 और 11 56, दशमलव लगाना है हमें कितने अंक छोड़ के, 1 अंक छोड़कर, तो 1 अंक छोड़ने का मतलब 1 जीरो को हटा देते हैं सीधा सा, ये आ गया घन मीटर, सॉरी वर्ग मीटर। खेत का क्षेत्रफल है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,62,500 वर्ग मीटर। अब देखो इतना क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हेक्टेयर में बदलना जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा क्षेत्रफल हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर के अंदर कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल आता है, जो शायद पहले भी आपको बताया होगा। 1 हेक्टेयर में कितना क्षेत्रफल आता है, 10,000 वर्ग मीटर। तो यहां पर देखो, चूंकि 1 हेक्टेयर HA बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है, तो आप क्या करो, इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल बराबर 5,62,500 बटे हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और वर्ग मीटर से हेक्टेयर बन गया ये HA। तो यहाँ पर 2 2 4, 2 जीरो कट गई और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर HA, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 56.25 हेक्टेयर की सिंचाई ये नहर आधे घंटे में कर देगी, अर्थात 30 मिनट के अंदर ये कितने 56.25 हेक्टेयर की सिंचाई कर देगी। तो आ गया समझ में। करना क्या है, आपको नहर के पानी का आयतन ज्ञात करना है, नहर की चौड़ाई दे रखी है, गहराई दे रखी है, लंबाई का पता करना है। लंबाई का मतलब ये आधे घंटे तक लंबी बनी है, इसका पानी आधे घंटे तक चला है, तो इस प्रकार से आधे घंटे का एक घन आप बन जाएगा लंबा। अब ये कितना लंबा बनेगा आधे घंटे में, नॉर्मल सी बात है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर लंबी बनती है। प्रश्न में दे रखा है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, तो 30 मिनट के अंदर अर्थात आधे घंटे के अंदर 5 किलोमीटर लंबी बनेगी, तो 5 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। 5 किलोमीटर का मतलब 5,000 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब लंबाई 5,000 मीटर आ गई, चौड़ाई इसकी 6 मीटर और गहराई इसकी 1.5 मीटर। इस प्रकार के पानी को, जो 5,000 मीटर लंबी नहर का पानी है, उस पूरे पानी को ले आए हम किसके अंदर, एक आयताकार
खेत के अंदर, और उस खेत के अंदर पानी कितना ऊंचा भर गया, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसके अंदर पानी भर गया। अर्थात इसकी ऊंचाई, खेत पानी की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इतना पानी भरते हैं जैसे खेत में क्यारी में पानी देते हैं, उसी प्रकार से 8 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर है। लेकिन आपको ये बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, अर्थात इस खेत का आयतन आप निकालोगे तो क्या करोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करोगे। लंबाई गुणा चौड़ाई तो हमारे पास है नहीं, तो हमने लंबाई गुणा चौड़ाई रहने दिया, ये देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन ऊंचाई तो है 8 सेंटीमीटर का मतलब 8/100 मीटर। लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब ही क्षेत्रफल होता है, यही हमें ज्ञात करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब क्षेत्रफल, और यहाँ पर 8/100 था तो 100 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया, और इसको गुणा किया तो हमारे पास आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात खेत का क्षेत्रफल बराबर, ये 3,75,000 को 1.5 से गुणा करेंगे तो आ गया कितना, 5,62,500 वर्ग मीटर। इसको हम हेक्टेयर में बदलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा माप है, वर्ग मीटर में समझ में नहीं आ रहा तो हेक्टेयर में बदलना जरूरी। एक हेक्टेयर के अंदर होता है 10,000 वर्ग मीटर, जो आपको ध्यान रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो आप इसके अंदर 10,000 का भाग दे दो, ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खेत का क्षेत्रफल है 56.25 हेक्टेयर, अर्थात ये नहर आधे घंटे के अंदर 56.25 हेक्टेयर खेत क्षेत्रफल वाले खेत की सिंचाई कर देगी। तो समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये जो RPSC की फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी उसके अंदर आया था, शायद 2017 या 16 के अंदर, तो इम्पोर्टेंट था। इसके आंसर को गलत भी माना गया था, 56.25 हेक्टेयर है उसको गलत मान लिया था RPSC ने, फिर उसके बाद में बहुत सारी आपत्तियां लगी और उसके बाद में इसको सही करना पड़ा। फर्स्ट पेपर के अंदर ही आया था, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो अपनी पढ़ाई से मतलब है। आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न भी है, जो NCERT वाली पुस्तक थी उसका ये क्वेश्चन है। तो आपको एक बार और समझा देता हूँ मैं कि एक नहर थी जो 6 मीटर चौड़ी थी, 1.5 मीटर गहरी थी, वो आधे घंटे तक चली है, जबकि वो 1 घंटे में जाती है 5 किलोमीटर, तो आधे घंटे के अंदर जाएगी वो, 1 घंटे के अंदर जाती है 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे के अंदर जाएगी 5 किलोमीटर, अर्थात 5,000 मीटर, तो वही नहर की लंबाई हो जाएगी। अर्थात ये एक प्रकार से घनाभ बन जाएगा नहर के रूप में, जो 5,000 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 1.5 मीटर गहरा है। इस पूरे भरे घनाभ के पानी को हम ला रहे हैं एक खेत के अंदर, खेत के अंदर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर दिया, तो हमें बताना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आपको क्या करना है, नहर के पानी का आयतन और खेत में भरे पानी का आयतन बराबर करना है। नहर के पानी का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और खेत के पानी का आयतन भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि दोनों ही आकृतियां घनाभ के आकार की है। नहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास है और खेत की लंबाई चौड़ाई नहीं है, उसको रहने देते हैं, ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा 8/100 मीटर हो जाएगा। जबकि नहर का जो माप है, लंबाई 5,000 मीटर थी, उसको हमने 6 से गुणा किया तो ये 30,000 हो गई, और 1.5 से और गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये जो 8/100 है इसको इधर ले आएंगे तो 8 भाग से गुणा से भाग में लग जाएगा, और 100 का भाग लग रहा था वो गुणा में आ जाएगा। इसको हम जब सरल करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा 3,75,000 गुणा 1.5 मीटर इस वर्ग मीटर, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5,62,500 वर्ग मीटर। इसको हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 का भाग देंगे, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है, तो 10,000 का भाग देते आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई कर देगी आधे घंटे के अंदर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तैयार करना अच्छी तरह से, समय खूब हो गया। आपको कल और अच्छे से क्वेश्चन लेकर आएंगे बेलन गोले से संबंधित, और फिर कल इस चैप्टर को क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।